मेरी मुलाकात लाहौर से रावलपिंडी बजरिया ट्रेन के सफर के दौरान रिटायर्ड फौजी सिपाही शमशाद हैदर से हुई थी। वो मेरी बगली सीट में बैठे हुए थे। उनसे दौरानी गुफ्तगू मैंने उनकी जिंदगी का बीता हुआ कोई यादगार वाकया पूछा तो उन्होंने जो वाकया सुनाया, आइए वो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 1969 में मैं मशरकी पाकिस्तान के इलाका सलहट की फौजी बैरक में अपनी फौजी ड्यूटी दिया करता था। दरअसल मेरी पोस्टिंग पहले ढाका में हुई थी, लेकिन मुझे कुछ दिन सलहट ट्रांसफर कर दिया गया था। मेरी सलहट फौजी यूनिट नंबर 4 लाइट इन्फेंट्री में पोस्टिंग थी। हमें यहाँ बैरकों में रखा जाता था। यहाँ फौजियों को ताम कयाम और दीगर सहूलतें भी दी जाती थी। मेरी यूनिट के इंचार्ज कर्नल सराजुद्दीन बंगाली ने हम 100 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कोना नाला से लेकर नदी तलक के दरमियान जंगल की घास और दरख्त को काटकर राह गुजर बनाए। हम सिपाहियों को 10-10 की टोलियों में तकसीम कर दिया गया था। उसमें मैं भी शामिल था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमें वहाँ के मुकामी बाशिंदों ने ये बताया था कि इस मखसूस इलाके में चुड़ैलों का साया या बसेरा है, इसलिए हम लोग कलमा कुरानी सूरतें पढ़ते हुए यहाँ अपना काम करें, क्योंकि यहाँ गाहे बगाहे बहुत से दिलखराश वाकयात हुए हैं। सच्ची बात तो ये है, हम नए आने वाले फौजी सिपाही दिली तौर पर यह बात सुनकर बहुत डरे, क्योंकि फौजी ऑर्डर था, उसकी तामील करना हम पर हर हालत में लाजिम थी। बहरहाल हम तकरीबन सिपाहियों ने कोना नाला से नदी के दरमियान का जंगल काटना शुरू कर दिया। उसमें दरख्त कम, लेकिन खुदरो बड़ी बड़ी झाड़ियां, नुकीले पत्तों वाला एक थोर वगैरह था। थोर पौधे में अजीब किस्म के ब्लेड नुमा पत्ते थे। उस पर जब बेध्यानी से किसी हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा लगता था तो उसे काटने वाले को यूं लगता था जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। हमारी टुकड़ी जिसमें 12 सिपाही थे, हम लोग कोना नाला के मज़कूरा इलाके में छोटी दरमियानी बुलंद झाड़ियां काट रहे थे। मेरे एक साथी सिपाही गुलाम कैसर, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी, उसने मुझे कहा कि शमशाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई और भी है। मैंने उससे पूछा कि ये तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो। उसने मुझे सामने बड़े दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दरख्त को तुम जरा गौर से देखो, वहां तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? मैंने जब गौर उस दरख्त को देखा तो वाकई मुझे भी ये महसूस हुआ कि किसी लंबी सी औरत का उस पर साया हो, और जैसे उस औरत के बाल भी खुले हुए हों, लेकिन वो सिर्फ साया था। फिर यूं हुआ कि वो साया 2 औरतों की शबीह इख्तियार कर गया, यानी पहले से मौजूद साये के साथ एक और औरत जैसे बैठ गई हो। मैं तो बहुत घबरा गया। मैंने वहां से अपनी पोजीशन तब्दील की और गुलाम कैसर को कहा कि तुम भी सामने आकर झाड़ियां काटो। हमारे पीछे वाली टुकड़ी अपना काम करती हुई आ रही थी। हम जरा आगे थे, तकरीबन 30 फुट, लेकिन पीछे आने वाली टुकड़ी वाले सिपाही जब उस जगह पहुंचे जहां हम पहले खड़े थे, तो उनमें से एक बंगाली सिपाही ने हाजाते जरूरिया के तहत उस दरख्त के नीचे रफ़ाए हाजत की, जहां हमने 2 औरतों के साए देखे थे। वो सिपाही धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून की फुहार निकलनी शुरू हो गई। उसने दरख्त की जानिब अपनी उंगली करते हुए कहा, वो, और फिर मजीद कोई वो और बात नहीं कर पाया। अरे क्या हुआ रफीशा, बोलो तो सही, क्या कह रहे हो? वहां खड़े उसके इंचार्ज ने पूछा, लेकिन उसने उसका कोई जवाब ना दिया, हालांकि वो कुछ अपनी जुबान से कहना चाहता था। वो बेचारा अजीब सी आवाजों के साथ दर्दनाक तड़प तड़प कर अचानक मौत का शिकार हुआ। उसके बाद यूनिट इंचार्ज कर्नल सिराजुद्दीन ने हमें हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस दरख्त और इसके साथ तीनों दरख्तों को काट दो। मेरे एक साथी ने जब नई दरख्त काटने की आरी मुतल्लका दरख्त पर रखी तो दरख्त में इस तरह इर्ताश पैदा हुआ जैसे कि वो लकड़ी का कोई जिंदा जिस्म हो। उस दरख्त के अंदर से अजीबो गरीब बिल्कुल उस तरह की आवाजें आई जैसे कोई मरीज चिल्ला रहा हो। दरख्त पर आरी चलाने वाला सिपाही उस चीख से इतना बौखलाया कि उसके हाथ से आरी छूटकर सीधी उसके बाजू पर लगी। उस बेचारे की तो जान सी निकल गई।
उधर दरख्त की छाल से सुर्खी माइल मादा सा निकलने लगा और मस्कूरा दरख्त बुरी तरह कपकपाने लगा। इसके साथ साथ हम सिपाहियों ने खुद ये मंजर देखा कि उस दरख्त में से एक बुढ़िया सी औरत का साया उछलकर सामने वाले दरख्त पर चढ़ गया। मैंने तो खैर साया देखा था, लेकिन कुछ सिपाहियों का ख्याल था कि वो बाकायदा किसी बदसूरत क्रिया बुढ़िया औरत की मुकम्मल शक्ल थी। वहां मौजूद सारे सिपाहियों के अंदर सरासीमगी और खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। उधर हमारे कर्नल कमांडेंट ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि फटाफट तीनों दरख्तों को काटो। ये भूत प्रेत, चुड़ैलें, ख्याली और तसव्वुराती कहानियों तक महदूद चीजें हैं। ये तुम्हारी जहनी जहालत की अक्कासी है। इस बात पर तमाम सिपाहियों ने बाग़ियाना अंदाज में कर्नल कमांडेंट को कहा कि हम इन दरख्तों को नहीं काटेंगे। ये दरख्त आसेबी हैं। इन दरख्तों पर यकीनन जिन्नात का बसेरा है। नहीं काटोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने फौजी हुक्म की हुक्म अदूली की है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, तो मेरा हुक्म मानो। तमाम सिपाहियों ने यकजुबान होकर कहा, नहीं कर्नल, हमें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। इन दरख्तों को काटना जिन्नात से खुली जंग का आगाज होगा। कर्नल कमांडेंट ने हम सिपाहियों को दबाने डराने की बहुत कोशिश की कि हम लोग उन तीनों दरख्तों को काट दें। उसने वायरलेस के जरिए ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर को कहा कि वो मौके पर आकर बागी सिपाहियों को समझाएं। कुछ वक्त बाद ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर हमारे पास आया। उसने बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें हर हालत में कोना लाला का इलाका झाड़ियों दरख्तों से साफ करना है। वो बहुत सख्त और कड़वा ऑफिसर था। उसने कर्नल कमांडेंट को हुक्म दिया कि जिन जिन सिपाहियों ने तुम्हारा हुक्म नहीं माना, उनके नाम पीएस नंबर्स मुझे दे दो। मैं आज ही उन्हें स्पेशल मिलिट्री एक्ट के तहत मुअत्तल करवाकर उनका कोर्ट मार्शल करवाता हूँ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये कभी भी अपनी नौकरियों में बहाल ना होंगे। हम में से एक सिपाही बोला कि अगर हमारी नौकरी ना रही तो क्या हुआ, हम इस तरह जिंदा तो रहेंगे ना। लेकिन हमने तुम्हारा हुक्म अगर मान लिया तो यकीनन हमारी जान अभी चली जाएगी। बकवास बंद करो, कर्नल कमांडेंट ने हमें गुस्से से कहा। तुम इन दरख्तों को काटो। नहीं नहीं, यहाँ यकीनन जिन्नात का बसेरा है। हमने खुद उसकी अलामात देखी हैं। ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर ने गुस्से से मुतल्लका दरख्त पर थूक फेंकते हुए कहा कि मैं इन करामात तोहमात जिन्नात को नहीं मानता। तुम लोग अनपढ़ जाहिल लोगों की तरह बात कर रहे हो। लिहाजा अब मैं टुकड़ी नंबर 13 को हुक्म देता हूं कि वो ये काम करें। फिर उसने टुकड़ी नंबर 13 के इंचार्ज सूबेदार मेजर अमजद शाह को कहा कि वो इन तीनों दरख्तों को काटे। अमजद शाह ने उसके हुक्म की तामील करते हुए अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा कि चलो जवानों, दलेरी और दिल को कड़ा करते हुए इन तीनों दरख्तों को काट डालो। यहाँ दिलचस्प बात यह हुई कि उस टुकड़ी के 4 सिपाहियों ने भी उस दरख्त को काटने से इनकार कर दिया। उनके नाम भी हुक्म अदूली के इल्जाम के तहत कोर्ट मार्शल के लिए लिख लिए गए। बहरहाल टुकड़ी नंबर 13 के बकिया सिपाहियों और बजाते खुद सूबेदार मेजर अमजद शाह ने तीनों दरख्तों को स्पेशल खुदकार इलेक्ट्रिक आरे से काटना शुरू कर दिया। फिर मैंने और वहां मौजूद सब लोगों ने ये बात महसूस की कि जिन जिन दरख्तों पर इलेक्ट्रिक आरे चल रहे थे, वो इस तरह लरसते अंदाज में झूम रहे थे जैसे कि वो तड़प रहे हों। उन दरख्तों से दिलखराश हू जैसी आवाजों के साथ छालों से पीला बल्कि सुर्ख माइल मवाद सा आ रहा था। हमने ऐसा कभी न सुना और न देखा था। बजाते खुद ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर ये मंजर देखकर भाग गया था, जबकि कर्नल कमांडेंट बहाना करके वहां से न जाने कहां खिसक गया। लेकिन टुकड़ी नंबर 13 के बकिया सिपाही तीनों दरख्तों को बेदर्दी से इलेक्ट्रिक आरे से काटने लगे। हमारी नजरें मुतल्लिका दरख्तों पर थीं, जो कि बुरी तरह इधर उधर इस तरह मचल और तड़प रहे थे जैसे कि किसी जानदार के जिस्म पर कोई जर्ब लगाई जा रही हो। उन तीनों दरख्तों के अंदर से दिल को चीर देने वाली चीखें और आवाजें हमारे कानों के पर्दे फाड़ने लगीं। उन दरख्तों पर मौजूद तमाम परिंदे उड़ गए। हालांकि हम लोग सख्त बदन मुश्किलात सहने वाले फौजी थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग खुद दहल कर रह गए। उधर टुकड़ी नंबर 13 का सूबेदार मेजर बारूब अंदाज में चिल्लाता रहा,
जल्दी करो, जल्दी से काटो। इस दौरान ये हुआ कि वहां अचानक पहले हल्की फिर शदीद झक्कड़ नुमा आंधी चलने लगी। इस कैफियत से हमारे दिल मजीद डोलने लगे। अब टुकड़ी नंबर 13 के जो सिपाही दरख्तों पर इलेक्ट्रिक आरा चला रहे थे वो भी भाग गए कि इस दौरान वहां मौजूद हम सिपाहियों ने भागकर एक छोटी सी पहाड़ी की आड़ ले ली। आंधी रफ्ता रफ्ता कम होने के बजाय शदीद तेज हवाओं के झक्कड़ में तब्दील हो गई। दूसरा दरख्त जो दरमियान में था वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसके तले टुकड़ी नंबर 13 के 3 सिपाही आकर कुचल गए क्योंकि दरख्त बहुत बड़ा था। जबकि हमारी जानिब ये हुआ कि हमारी टुकड़ी के 2 सिपाही न जाने क्यों आपस में उलझ गए। उनमें से एक सिपाही ने दूसरे के सर पर बंदूक का दस्ता मार दिया था और ये खौमखा का बेसबब झगड़ा था। बहरहाल वहां शदीद आंधी चली, 3 सिपाही हलाक और 2 जख्मी हो गए। तकरीबन 20 मिनट मुसलसल तेज झक्कड़ धूल वाली आंधी चली। जब वो रुकी तो कोना लाला से नदी तक बड़ी भयानक तबाही ही तबाही थी। वहां जगह जगह दरख्त, खुदरो, शाखें, पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर, जबकि थोर के नुकीले पौधों ने भी हम सिपाहियों को बहुत तकलीफ दी थी। ये पत्ते आंधी के दौरान जिस्म के जिस जिस हिस्से पर चुभते थे वहां से खून का रसाव रुकने का नाम नहीं लेता था। हमारा ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर वहां से अपनी जीप में भाग गया था, मगर उसकी जीप चलना गांव के करीब एक हादसे का शिकार हो गई। उस जीप की रफ्तार तेज से तेज होती गई और ड्राइवर संभाल न सका। फिर वो जीप तमाम सवारों समेत सीधा गहरी खाई में जा गिरी। बाद में जब हम फौजियों के साथ होने वाला ये हादसा मशहूर हुआ तो सब समझ गए कि वाकई कोना लाला के इर्द गिर्द के इलाके में चुड़ैलों और जिन्नात का बसेरा है। तो हुकूमत ने उस जगह फौजियों के लिए रास्ता बनाने का प्रोग्राम खत्म कर दिया। थोड़े अरसे बाद मैंने मुकामी लोगों की जुबानी ये भी सुना था कि वो तीनों दरख्त जिन्हें फौजियों ने काटने की कोशिश की थी और उनमें से दरमियान वाला दरख्त जो गिरा था, अब ना जाने कैसे पुरअसरार तौर पर वो दरख्त सीधे नॉर्मल पोजीशन में दोबारा से खड़े हो गए थे।